किसान भाइयों नमस्कार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय गांव में उन्नत भारत स्कीम को नए सिरे से तैयार कर रहा है, जिससे कि बाधाओं की परत हटाई जा सके। उन्नत भारत स्कीम के तहत आईआईटी दिल्ली को कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया था। वहीं हर राज्य में एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मेंटोर इंस्टीट्यूट बनाया जाना था। इसी के तहत उस राज्य के सारे भागीदार शिक्षण संस्थान काम करते। सभी इंस्टीट्यूट के बीच सौहार्द बना रहे और किसी के अहम को ठेस न पहुंचे, इसलिए स्कीम में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एचआरडी मिनिस्ट्री मेंटोर इंस्टीट्यूट हटाने पर विचार कर रही है। इसके बाद इस स्कीम में कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम करेगा और आईआईटी दिल्ली कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में 30 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 30 क्लस्टर भी चुन लिए हैं। स्कीम के तहत पहले फेज में देश भर के 92 जिले चुने गए हैं। हर जिले में चुने गए गांवों को ये संस्थान तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे, जिससे ग्रामीण अंचल और किसान दोनों समृद्ध होंगे। चने की दाल के दामों में पिछले दिनों काफी कमी आई है। थोक बाजार में दाल के दाम 30 रुपए प्रति किलो तक कम हो गए हैं। हालांकि अरहर, मूंग और मसूर समेत अन्य दालों के भाव में कमी नहीं हुई है। लखनऊ दाल एंड राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष और दालों के थोक व्यापारी के अनुसार दामों में अभी और कमी आ सकती है। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में अरहर की फसल तैयार होने को है। इसके साथ ही दूसरे देशों से भी काफी माल आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अरहर दाल 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो सकती है। वहीं 15 दिन पहले तक 128 से 130 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चने की दाल अब 98 रुपए तक आ गई है। इसमें भी और कमी आने की उम्मीद है। जबकि छोले वाला चना भी 5 से 6 रुपए प्रति किलो सस्ता हुआ है। दालों के दामों में कमी होने से किसानों को उम्मीद है कि अब बिक्री बढ़ेगी, जिससे उनको अधिक मुनाफा मिलेगा। लखनऊ की चिनहट ब्लॉक के पपना मऊ गांव के सभी 405 घरों में अब शौचालय बन गए हैं। गुरुवार को जिला पंचायत राज अधिकारी ने इस गांव को ओपन डिफिकेशन यानी फ्री ओडीएफ घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह चिनहट ब्लॉक का पहला गांव है। इस गांव को मिलाकर जिले में कुल 7 ओडीएफ गांवों की संख्या हो गई है। डीपीओआरओ ने ग्राम प्रधान को ओडीएफ का सर्टिफिकेट सौंपा। डीपीओआरओ के अनुसार शीघ्र ही अन्य गांवों में भी काम पूरा कर उसे ओडीएफ घोषित करने की योजना है। 10 महीने से इंतजार कर रहे जिले के 8 लाख से ज्यादा एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जल्द ही कोटे का राशन मिल सकता है। जिला आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी के 400 से ज्यादा कोटेदारों के पास फरवरी से रखा 2000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं चावल खराब होने लगा है। जिला आपूर्ति कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू होने से 1 महीने पहले ही एपीएल और अतिरिक्त बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भेजे गए राशन के वितरण पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान 8,58,664 एपीएल कार्ड धारकों के लिए 1,570 क्विंटल गेहूं और 81,197 बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 180 क्विंटल गेहूं भेजा जा चुका था। इसके अलावा 250 क्विंटल से ज्यादा चावल भी भेजा गया था। रोक के बाद से सारा राशन कोटेदारों के पास रखा हुआ है। अपर आयुक्त के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू होने के बाद राशन को बांटने के लिए भारतीय खाद्य निगम से मंजूरी लेनी थी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं समसामयिक कृषि कार्यों की। कोहरा पड़ने की स्थिति में मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों की देखरेख के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। देर से बोई गई गेहूं की फसल यदि 21 से 25 दिन की हो गई है तो पहली सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें तथा 3-4 दिन के बाद नत्रजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान भाई क्लोरोपाइरीफास 20 EC 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दें और सिंचाई कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पॉलीघरों में रखें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों पर कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ ताजा मंडी भावों पर। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2170 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2080 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2260 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 2210 रुपए प्रति क्विंटल।
गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,875 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,650 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,785 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,820 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1,825 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 500 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 535 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 590 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 570 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 500 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 900 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 885 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 780 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 550 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 910 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 700 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 820 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 950 रुपए प्रति क्विंटल। बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 700 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 935 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 980 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 930 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 900 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो भ्रम का बादल छट जाएगा और वैज्ञानिकता से खेती की तो उन्नति का पथ खुल जाएगा। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गन्ना हमारी प्रमुख नगदी फसल है और गन्ने की देखभाल केवल हमें कटाई तक ही नहीं करनी होती, बल्कि कटाई के उपरांत भी प्रबंधन की बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन यह प्रबंधन किया कैसे जाए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं कटाई उपरांत गन्ने में प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गन्ने की फसल में कटाई उपरांत प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें कटाई के उपरांत उसके जो प्रबंधन है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गन्ना में कटाई के उपरांत पहले तो आपको गन्ने का प्रबंधन करना है, जो कटा हुआ गन्ना है। अच्छा। कि उससे उचित हम चीनी पड़ता कैसे प्राप्त कर सकें, साथ ही किसान भाई जिन्होंने गन्ना उगाया है उसका उचित लागत हो किस प्रकार से प्राप्त कर सके कटाई के उपरांत। दूसरी चीज आती है गन्ना में कटाई के उपरांत उसकी जो पत्तियां होती हैं उसका हम किस प्रकार से प्रबंधन करें जिससे हम उसका अधिक से अधिक उपयोग अपने खेतों में कर सकें। तीसरी चीज आती है गन्ने में कटाई के उपरांत उसकी पेड़ी फसल प्राप्त करना। जैसा कि आजकल हम लोग बहुत अधिक समर्थन करते हैं कि किसान भाइयों से कि गन्ने में बावक की कटाई के पश्चात वो पेड़ी फसल अवश्य लें। कुछ किसान भाई जो प्रगतिशील किसान हैं वो 2 से 4 भी पेड़ी फसल ले रहे हैं। कुछ ऐसे किसान भाई भी जो हैं जो 8 से 10 पेड़ी फसल ले रहे हैं। अच्छा। और उसकी उपज बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है, वो बावक के बराबर ही उपज भी मिल रही है और साथ ही साथ चीनी पड़ता भी अधिक प्राप्त हो रही है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब हमें 3 चरणों में गन्ने की कटाई के उपरांत प्रबंधन करना है। जी। जैसा कि आपने पहला बताया कि गन्ने का प्रबंधन, तो किस तरह से हम गन्ने का कटाई उपरांत प्रबंधन जी करें? सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमने गन्ना उगा लिया कटाई के पश्चात अधिक से अधिक हम उसमें से चीनी पड़ता जो उसमें बनी हुई है किस प्रकार प्राप्त करें, और जो किसान भाई हैं उस उचित लागत वो कैसे भार के हिसाब से, जैसे कि हमें मालूम है इस तरफ हमारा भार के हिसाब से किसान भाई को भुगतान होता है गन्ने का, तो अधिक से अधिक जो भार है वो कैसे उसमें संचयित रहे उसका वो उनको भुगतान हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी वो है कि हमें वैज्ञानिक विधि से प्रजातिवार योजनाबद्ध तरीके से गन्ने की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि जो सप्लाई होती है गन्ने की, जो परिपक्वता होती है गन्ने की, उस हिसाब से हमारी हार्वेस्टिंग शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा। जैसे नवंबर में अगर हमने पेराई शुरू की है तो सबसे पहले जो शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं हम उसकी सप्लाई करते हैं, उसकी पेड़ी की सप्लाई करते हैं। हम शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं उसके बावक की तथा मध्य देर से जो पकने वाली प्रजातियां हैं उनके पेड़ी की सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक शेड्यूल बना हुआ है, तो हमें परिपक्वता के हिसाब से इसका सप्लाई करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर हमें उचित पड़ता प्राप्त करनी है और किसान भाई को सही मूल्य प्राप्त करना है। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि जितनी जल्दी, जैसे आप देख लें कि जितनी जल्दी चीनी मिलों तक गन्ना पहुंच सके कटाई के उपरांत, उस तरह से आपको प्रबंधन करना चाहिए। मैं इसी पे आ रही थी कि उसके पश्चात
ये अधिक महत्वपूर्ण है कि कितना हम ताज़ा और कितना साफ सुथरा गन्ना हम मिल को सप्लाई करते हैं। वैसे कहा तो ये जाता है कि गन्ना कटाई के पश्चात 24 से 48 घंटों के अंदर उसकी सप्लाई हो जानी चाहिए, अगर हमें उसमें से जितनी चीनी बनी है वो अधिक से अधिक प्राप्त करनी है तो। मतलब 48 घंटों के अंदर मिल तक पहुंच जाना चाहिए। जी पहुंच जाना चाहिए। फिर आती है जो गन्ने में पत्तियां, खरपतवार और मिट्टी, जड़ें ये सब लगी होती हैं। इसमें भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इसकी मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर 1% की बढ़वार के साथ लगभग 0.04% चीनी का नुकसान होता है। अच्छा। तो अधिक से अधिक साफ गन्ना हम सप्लाई करें और 24 से 48 घंटों के अंदर सप्लाई करें। एक बात और होती है कि गन्ना में कटने के पश्चात उसमें से जो चीनी का नुकसान होता है या जो गन्ने के भार में जो कमी होती है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें कटाई के 96 घंटे के अंतर पर लगभग 20% भार का नुकसान हो जाता है। अच्छा, भार में कमी आ जाती है। जी, तो ये सीधे सीधे किसको प्रभावित कर रहा है? हमारे किसान भाइयों को। तो इसलिए पहले तो महत्वपूर्ण है कि कटाई हम सतह से करें। जी, सतह से कटाई करने से ये होगा कि चीनी पड़ता भी बढ़ेगी और किसान भी जो गन्ना है 5 से 10 सेंटीमीटर कभी इतनी सतह से वो काटते हैं। अच्छा। तो उतना गन्ना हमारा कम पड़ गया तो वो सीधे किसान को प्रभावित करता है। जी, सतह से कटाई करें। ये आगे भी महत्वपूर्ण होता है जब हम पेड़ी फसल लेते हैं, तो सतह से कटाई करें। और यदि हम 24 से 48 घंटों में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो गन्ने के भंडारण के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जमीन से सीधे गन्ने को ना रखकर थोड़ी सी सतह से ऊंचाई पे रखें। अच्छा। इसका कारण यह है कि जो गन्ने में चीनी का नुकसान होता है या जो भार में कमी होती है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो रासायनिक, जो गन्ना में सबसे अधिक चीज जो होती है वो क्या होती है? पानी होता है। 70 से 72% गन्ने में पानी होता है। तो कटाई के उपरांत क्या होता है? सबसे पहले उसमें से पानी उड़ना शुरू होता है। उसी के बाद अन्य रासायनिक क्रियाएं उसमें होती हैं जिससे ये चीनी जो बनी होती है वो अलग दूसरे कंपाउंड जैसे डेक्सट्रान, स्टार्च, इन सब, इथेनॉल, एसिड, इन सब में परिवर्तित होने लगता है। तो गन्ने को हम सतह पे जमीन से ना रख के थोड़ी सी ऊंचाई पे रखें। अब ये जमीन पे क्यों नहीं रखना होता है? क्योंकि जमीन के अंदर जहाँ पे हम गन्ने की बुआई करते हैं उस मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं। अब गन्ना कटाई के पश्चात ये जीवाणु गन्ने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। और ये नुकसान का कारण होते हैं। जी। तो यदि हम थोड़ा सतह से ऊंचाई पे अगर भंडारण करते हैं तो सतह किस तरह की होनी चाहिए? सतह कुछ भी हो सकती है, मिट्टी की हो, चाहे मिट्टी नहीं पत्थर की हो। अच्छा। या कोई लकड़ी हो, कोई आप पत्थर बिछा के उसके ऊपर रख दें, ईंट बिछा के ऐसे रख दें कि सीधे वो जमीन के कांटेक्ट में, जिससे जीवाणु उसमें ना जा सके। बेसिक यही है प्रिंसिपल इसके पीछे, जीवाणु उसके अंदर प्रवेश ज्यादा से ज्यादा ना कर पाए। इसके अलावा यदि हम भंडारण के समय कटे हुए गन्ने को उसी की पत्तियों से ढक के रख दें या उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें तो ये जो भार में कमी होती है या अन्य जो उसमें जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि जो चीनी बनी हुई है उसका इन्वर्जन अलग अलग दूसरे पदार्थों में हो जाता है, तो वो काफी कम गति से होगा। अच्छा, तो गन्ने की पत्तियों से ही उसे ढक दें। जी बिल्कुल, अगर इतना हम काम करते हैं तो भी जो है हमारी उपज जो भार है उसमें भी कम कमी आएगी, साथ ही चीनी पड़ता जो है वो बढ़ी हुई आएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो खड़ा गन्ना होता है उसमें क्या होता है, जैसे सप्लाई में अगर देरी होती है तो किसान भाई वो खड़े गन्ने में से अगोला काट लेते हैं चारे के लिए, जानवरों के। जी। तो ये करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर अगोला हम खड़े गन्ने में से काटते हैं तो इस तरह के गन्ने में चीनी जो बनी होती है उसका नुकसान काफ़ी तेज़ी से होता है। क्योंकि जो चीनी का निर्माण होता है वो अगोले से ही होता है। अब चीनी बनने की प्रक्रिया तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो गन्ने में अन्य और श्वसन की क्रियाएं हैं या वो सब क्रियाएं प्रभावित होती हैं, वो चलती रहती हैं। जी। और वो जो बनी हुई चीनी है उसी का उपयोग गन्ना इन सब प्रक्रियाओं के लिए करता है, तो जो बनी हुई चीनी है उसका नुकसान, यानी हमें अगोला नहीं काटना चाहिए। जो खड़ा गन्ना है उसमें अगोला हमें काटने से बचना चाहिए अगर हम सप्लाई में देरी है गन्ने में तो एक ये चीज़ है। और जो प्रबंधन की हम बात करते हैं तो यहाँ ये भी मैं कहूँगी, हमारा काफ़ी एरिया जो होता है वो लो लैंड एरिया है जहाँ जल भराव की स्थिति होती है। तो ऐसे क्षेत्र से अगर गन्ना है, जल भरा हुआ है, तो पानी निकासी के 15 दिनों के अंदर इस प्रकार के क्षेत्र से गन्ना कटाई करके उसका सप्लाई कर देना चाहिए, जिससे उसमें चीनी का नुकसान
कम होता है। ये तो प्रियंका जी आपने गन्ने के प्रबंधन की बात बताई। अब जैसे आपने कहा था पत्तियों का भी हमें प्रबंधन करना है, तो पत्तियों का प्रबंधन किस तरह से करना है? हमारी खेती में सबसे अधिक चिंता का विषय है वो हमारी मृदा का स्तर, जिसमें कार्बनिक जो कार्बन की मात्रा है या जो जो उसकी पोषण की मात्रा कम है। अब गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग हम इसके बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने की जो पत्तियां उसमें कार्बन की मात्रा है। अब गन्ना कटाई के पश्चात इन पत्तियों को हम खेत के अंदर बिछा सकते हैं। अच्छा। पहली चीज़ तो क्या होती है कि ये पत्तियां जो है नमी को, जो नमी का ह्रास होता है मिट्टी से, उसको कम करती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन पत्तियों के ऊपर अगर हम ऑर्गेनो डिकम्पोजर आता है जिसमें ट्राइकोडर्मा होता है, प्रति हेक्टेयर 10 किलो के हिसाब से अगर हम इन पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव कर दें, साथ ही फिर मिट्टी की हम गुड़ाई कर दें, तो इस तरह क्या होता है, ये एक जैविक खाद की तरह काम करता है। तो कितने समय तक प्रियंका जी इसमें पत्तियां पड़ी रहनी चाहिए हमारे खेत में? वो पत्तियां अपने आप सड़ जाएंगी डिकम्पोजर से, और वो जैविक खाद की भांति काम करेंगी। मृदा का उर्वरक स्तर तो बढ़ाएंगी, उसमें कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी। अच्छा। तो इस तरह गन्ने की पत्तियों का उपयोग हम मृदा के स्वास्थ्य के सुधार में भी बड़ी ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी पत्तियों के प्रबंधन की बात। अगर हम पेड़ी के प्रबंधन की बात करें तो किस तरह से हमारे किसान भाइयों को गन्ने की पेड़ी के प्रबंधन? जी, मैंने पहले भी बोला कि अब जब गन्ने के हम प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें पेड़ी की बात अवश्य करनी चाहिए, और हम यहाँ पे किसान भाइयों से ये अपील करते हैं कि उन्हें पेड़ी अवश्य लेनी चाहिए। अब मुश्किल क्या होती है कि पेड़ी क्यों लेना नहीं चाहते हैं किसान भाई, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया कि गन्ने में बीज बोना नहीं है। पेड़ी, गन्ना एक यूनिक तरह का पौधा है इस मामले में। अब आप देखिए कि अब जब आप पेड़ी लेते हैं तो आपको ना खेत की तैयारी करनी है, ना ही जो बीज की मात्रा है उसकी आपको ज़रूरत है, और जो गन्ने की जो फसल के जो बुआई की जो कुल लागत आती है उसका लगभग 25 से 30% भाग ये खेत की तैयारी और गन्ने के बीज से होता है। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ नहीं की तो लगभग आपने 25 से 30% की बचत अपने आप पहले ही कर ली। तो इसलिए आपको पेड़ी का ज़रूर लेना चाहिए। इसमें क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी उपज वो कहते हैं कि प्रभावित होती है। अब उपज क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि आप इसमें जो उर्वरक और जो सिंचाई का जो समुचित प्रबंधन है वो पेड़ी में नहीं करते हैं, जो बावग में किया जाता है। अगर आप बावग की भांति इसमें जो उर्वरक की मात्रा है तथा जो सिंचाई की जो समय पे जो प्रबंधन किया जाता है, अगर उसका आपने समुचित ध्यान दिया तो आपको बावग की भांति ही इसकी फसल उपज प्राप्त होगी, साथ ही चीनी पड़ता भी। अच्छा प्रियंका जी, जैसे ये इस समय मौसम एकदम से बहुत ठंड का है, कोहरा भी काफी पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को गन्ने की फसल को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? इस समय अगर हम पेड़ी की बात करते हैं या पेड़ी के प्रबंधन की बात करते हैं, इस समय जो गन्ना कटता है, अगर किसान भाई को उससे पेड़ी लेनी है तो वो जो ठूंठ जिसको बोलते हैं, पहले तो मैंने कहा सतह से गन्ना कटना चाहिए, और अगर सतह से नहीं कटा है तो एक स्टबल शेवर की हम बात करते हैं, या तो बैल चालित या ट्रैक्टर चालित। इस स्टबल शेवर से इसकी शेविंग कर देनी चाहिए। और जैसे आप ठंड या शरद की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो वो ठूंठ होते हैं उसके ऊपर अगर हम प्रेस मड का छिड़काव कर देते हैं तो उससे जो प्रस्फुटन या जो अंकुरण होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। प्रेस मड क्या होती है? ये जो आप चीनी मिल में जो पिराई होती है, तो उसका एक ये बाय प्रोडक्ट होता है, ये प्रेस मड होता है। उसमें काफी जो है पोषक मात्रा होती है, काफी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो इसका छिड़काव अगर हम उन ठूठों के ऊपर कर देते हैं तो उसका अंकुरण बहुत ही भली भांति होता है। प्रियंका जी, आपने जो कटाई के उपरांत गन्ने में प्रबंधन की तकनीक बताई उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि कटाई के उपरांत गन्ने में हमें किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रियंका जी ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।